आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव लिखे। हमने अय्यर जी के प्रिंसिपल्स पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अय्यर जी ने डिविजनल चार्ट्स को किस तरह, वर्ग चार्ट पर किस तरह काम कर सकते हैं और प्रैक्टिकली आपको रिजल्ट्स कैसे दिखाई देंगे, उस पर उन्होंने बहुत सारे डिक्टम्स दिए हैं, जिस पर हमने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और मेरी जो रीडिंग्स है उसमें मैंने देखा है कि ये प्रैक्टिकली बहुत सुंदर रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी एक प्रिंसिपल की, जो आज मैं यहाँ समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि जब हम वर्ग चार्ट देख रहे होते हैं तो हमें ये देखना है कि 3, 6, 8 और द्वादश भावों में जो ग्रह बैठे हैं, ऐसे ग्रहों की दशा अंतर्दशा के दौरान हमें जो फल है उस डी चार्ट, उस वर्ग चार्ट के साथ के जो थीम्स है, उसके जो फल है वो बहुत सुंदर नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी दशा अंतर्दशा को देख रहे होते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय कैसा रहेगा या हमारी सर्विस कैसी रहेगी, तो हम D10 चार्ट पर उस पर्टिकुलर दशा से जो प्लैनेट है, यदि किसी का शुक्र दशा चल रही है तो वो शुक्र की पोजीशन देख सकता है। इस प्रकार हम उस ग्रह की पोजीशन देखते हैं उस डिविजनल चार्ट पे। और यदि किसी को अपने विभाग के बारे में जानना हो, विभाग के बारे में पता करना हो, तो ऐसी स्थिति में वो D9 देखते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को बाहर जाना है और ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी हायर स्टडीज बाहर जाके कर सकते हैं या फॉर दैट मैटर अपनी PhD कर सकते हैं, तो वो D24 चार्ट पर भी उस दशा को लगा के देख सकते हैं, अंतरदशा को लगा के देख सकते हैं और उन्हें नतीजा मालूम पड़ सकता है। अब बात ये आती है कि जीवन में अ, कभी भी कोई भी एक फेज में सारी चीजें एक साथ खराब नहीं होती और ना ही सारी चीजें एक साथ बहुत सुंदर होती हैं। तो ये हो सकता है कि आपके व्यवसाय में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आपके जॉब में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन साथ में आपके साथ एक ऐसा जीवन साथी खड़ा है जो कि आपको ढांढस बनाता है या आपको बताता है कि आप वो काम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि D10 चार्ट में उस प्लैनेट, उस जिसकी अभी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी न हो, लेकिन D9 चार्ट में वो बहुत सशक्त हो। इसी प्रकार हम D24 या D7 आदि सब देख सकते हैं। अब हमने प्लैनेट की पोजीशन देख ली। अब ये भी जब हमारा प्लैनेट का पोजीशन 3, 6, 8 या 12 में में आके गिरता है, आके पड़ता है, वो प्लैनेट वहां बैठा हुआ होता है, तो वो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। लेकिन यदि मैलेफिक प्लैनेट है थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, 10th हाउस में या फॉर दैट मैटर 11th हाउस में, उपाचय भाव में, तो हमने इस पर भी पहले एक वीडियो बनाया है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। स्पेशली यदि सांख्य योग हो तो सांख्य योग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है और वो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि वो प्लैनेट्स जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनको बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें भी एक डिस्क्लेमर है कि यदि जब हम सांख्य योग पर बात कर रहे हैं और वहां क्रूर ग्रह ही हैं, लेकिन उन पर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है, तो ऐसे केस में जो भी सुंदर फल निकल कर आना चाहिए केवल संघर्ष ही रह जाता है। सुंदर फल जो होते हैं वो सामने उभर कर नहीं आते। तो चले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसके कारण हमें ये एग्जाम्पल्स लेके हमें ये समझ आएगा कि ये सांख्य योग किस प्रकार काम करता है। और साथ ही यदि कोई भी ग्रह 3, 6, 8, 12 में अकेले बैठा होता है या सांख्य योग में कुछ ऐसे ग्रहों के साथ बैठा होता है जो कि क्रूर है या पापी ग्रह हैं, तो वो बहुत सुंदर फल नहीं दे पाते। अब हम अमिताभ बच्चन का केस ले लेते हैं। अमिताभ बच्चन का हम सब जानते हैं कि कुंभ लग्न है और कुंभ उनका जो दशम भाव का स्वामी है मंगल, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है कन्या राशि में। जब हम अमिताभ बच्चन का D10 चार्ट लेते हैं तो उनके D10 चार्ट में मीन लग्न है और मीन लग्न और दशम भाव का स्वामी गुरु मीन लग्न में ही लग्न पर ही विद्यमान है और दिग्बली भी है। और बहुत इस कारण से वो बहुत सशक्त हो जाते हैं क्योंकि वो स्वग्रही हैं और लग्न पर भी विद्यमान है, दिग्बली है।
अमिताभ बच्चन का हम सब जानते हैं कि उनके जीवन में एक फेज आया था जबकि सब सब चीज उनके जीवन में उथल पुथल हो रखी थी, ऊपर नीचे हो रही थी। 1990 से उनका एक डाउनवर्ड फेज शुरू हुआ था और वो फिर उस दौरान काफी कुछ उन्होंने देखा, संघर्ष भी किया। वो जो फेज था वो बुद्ध का फेज या बुद्ध की दशा उनके जीवन में लगी थी, और बुद्ध जो है वो उनके D10 चार्ट में दशम भाव में, यानी कि धनु राशि में मंगल के साथ, एक दिग्बली मंगल के साथ, मंगल यहाँ के दशम भाव में विद्यमान है, और मंगल जो है वो द्वितीय भाव और नवम भाव का स्वामी है। बुद्ध जो है उनके सप्तम भाव और चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। फिर उस समय उनके जीवन में बहुत ही कष्टदायी या संघर्षपूर्ण उनका समय रहा, क्योंकि यदि हम चार्ट को गौर से समझें तो उनके लिए चतुर्थ भाव में, D10 चार्ट के चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह विद्यमान नहीं है, जिसके कारण सांख्य योग नहीं होता। और उपाचय भाव में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने लिखा है कि यदि उपाचय भाव में पापी ग्रह हो तो वो संघर्ष देता है लेकिन काम भी देता है। मंगल पापी ग्रह है, संघर्ष तो दे रहा है लेकिन उसके फल नहीं दे रहा बुद्ध के साथ। फिर केतु जो तृतीय भाव में उनके लिए विद्यमान है D10 चार्ट में, वो अ, वो भी सांख्य योग बनाते हैं, और वो जो है वो सूर्य के साथ, सूर्य एकादश भाव में विद्यमान है और वो मकर राशि में है, तो वहां पर भी सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन वो दोनों क्रूर ग्रह हैं और केतु एक पापी ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह माना गया है। और इस पर कोई भी उम, अ, जो अच्छे जो ग्रह है उसकी कोई भी दृष्टि नहीं है, कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो गुरु हो, या फिर वो बुध हो, इनकी कोई दृष्टि नहीं है। चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो चंद्रमा क्षीण माना जाएगा और वो कुछ अपना कार्य नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि ये केतु का जो उनका पीरियड था वो उनके लिए बहुत ही कष्टदायक पीरियड था। यदि आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो उस समय उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। अब हम आते हैं राहु के पीरियड में। 2000 में जब केबीसी शुरू हुआ तो उनके लिए एक तरह का नव जीवन था, और उनके लिए जीवन में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज उस पीरियड में आई, जिसके कारण वो एक ऐसे लेवल पे, ऐसे स्तर पे पहुंचे जहां से उन्हें दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। अब केतु वो भी एक पापी ग्रह है, तृतीय भाव में है, और सूर्य के साथ फिर अपना एक सॉरी राहु जो है, सॉरी, वो भी एक पापी ग्रह है और नवम भाव में बैठा हुआ है। वो भी सांख्य योग बना रहा है, शनि के साथ बना रहा है, और शनि पंचम भाव में है। शनि यहाँ हम देखते हैं कि एक वक्री ग्रह है, तो दोबारा उनको उठने का मौका भी देता है। लेकिन जब ये दोनों पापी ग्रह हैं और सांख्य योग में है, तो केतु और सूर्य में अंतर क्या हुआ? यहाँ अंतर हम ये देखते हैं कि जो गुरु है वो के राहु को और शनि दोनों को दृष्ट कर रहा है, और हम जुपिटर को, गुरु को बेनिफिक पार एक्सीलेंस, सबसे अच्छा बेनिफिक मानते हैं, और लग्नेश और दशमेश है। और जब वो छाया डाल रहा है पंचम भाव और नवम भाव में, तो हम जानते हैं कि उन दोनों भावों को बहुत ऊंचा उजागर कर देगा, और उन भावों में बैठे जब प्लैनेट्स की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो उस समय उनके लिए बहुत ही शुभकारी होगी, और ऐसा ही हुआ। और राहु के समय उन्होंने ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, ऐसी बुलंदियों को प्राप्त किया कि उन्हें फिर से घूमकर देखना नहीं पड़ा। तो इससे हम ये तात्पर्य लगा सकते हैं कि सबसे पहले यदि कोई भी ग्रह, पापी ग्रह भी हो या 6 8 9, 3 6 8 और 12 में, यदि डिविजनल चार्ट्स में वहाँ पापी ग्रह बैठे हो, या कोई भी ग्रह बैठा हो जो सांख्य योग नहीं बनाता हो, या किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होता है, तो वो अपने समय में बहुत अच्छे फल नहीं देता। इसके बनस्पत पापी ग्रह भी यदि सांख्य योग बनाते हैं और अच्छे भावों में बैठे हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो वो अपने समय में बहुत सुंदर फल दे सकते हैं। फिर मिलेंगे, लेकिन इस जाने से पहले आपको बता दें कि मेरा स्पॉटिफाई चैनल भी है, तो यदि आप इन वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं स्पॉटिफाई चैनल पर और ज़रूर उन वीडियोस को सुनें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।